सोचिए जरा, एक आदमी रोज आईने में देखकर बोले मैं दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान हूँ, लेकिन बाहर जाए तो ना तो पड़ोसी सुनते हैं ना ही दोस्त उसके साथ खड़े होते हैं और हर एक मीटिंग में उसे किसी न किसी पर निर्भर रहना पड़ता है। दोस्तों, सवाल ये नहीं है कि यह दावा कितना बड़ा है, सवाल ये है कि हकीकत कितनी मजबूत है। 2014 के बाद भारत की विदेश नीति को एक टैगलाइन दी गई, विश्व गुरु कहा गया, ग्लोबल साउथ लीडर कहा गया, न्यू इंडिया राइजिंग पावर कहा गया। लेकिन आज 2025-26 में खड़े होकर अगर ईमानदारी से पूछा जाए, क्या भारत सच में एक वैश्विक शक्ति बन चुका है, या फिर हम एक बहुत मजबूत पॉलिटिकल नैरेटिव में जी रहे हैं? आज की इस वीडियो में ना हम किसी पार्टी के प्रवक्ता हैं, ना किसी विदेशी एजेंडे की बात करेंगे। आज बात होगी फैक्ट की, डिप्लोमेटी की और ग्राउंड रियलिटी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी के बाद भारत की विदेश नीति सिर्फ फाइलों में नहीं बदली, वो भाषणों में, नारों में, इवेंट में बदल गई है। पहले विदेश नीति का मतलब होता था बैकडोर डिप्लोमेटी, क्वाइट नेगोशिएशन, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक पेशेंस। लेकिन अब विदेश नीति का मतलब है बड़े बड़े मंच, सेल्फी विद वर्ल्ड लीडर, हैशटैग, ड्रोन शॉट्स और स्टेडियम डिप्लोमेसी। विश्व गुरु शब्द कहाँ से आया? यह शब्द विदेश नीति का नहीं है, बल्कि राजनीतिक मार्केट का एक प्रोडक्ट है। भारत को स्पिरिचुअल लीडर की जरूरत है, सिविलाइजेशन स्टेट्स की जरूरत है, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ की जरूरत के रूप में बेचा गया। G20 समिट को ऐसे पेश किया गया जैसे अब दुनिया भारत के इशारों पर चलेगी। Taken over the presidencies of the G20. G20 की मेजबानी भारत को मिलना एक बहुत ही बड़ा अवसर है। लेकिन सवाल ये है, क्या विदेश नीति सिर्फ इवेंट या मैनेजमेंट से चलती है? सच्चाई क्या है? ग्लोबल साउथ का मतलब क्या है? गरीब विकसित देश जो पश्चिमी ताकतों से अलग सोच रखते हैं और सामूहिक रूप से नेगोशिएट करते हैं। भारत ने दावा किया हम ग्लोबल साउथ की आवाज़ हैं। IMF में वोटिंग पैटर्न देखो, UN रेजोल्यूशन देखो, इजराइल पैलेस्तीन वोट देखो। मतलब भारत ज़्यादातर मामलों में वेस्टर्न ब्लॉक के साथ खड़ा दिखाई नहीं दिया। तो सवाल ये है, ग्लोबल साउथ की आवाज़ या वेस्टर्न सिस्टम का रिलायबल पार्टनर? ईरान और चाबहार पोर्ट पर, चाबहार पोर्ट इतना क्यों जरूरी था? चाबहार पोर्ट भारत के लिए सिर्फ एक पोर्ट नहीं था, पाकिस्तान को बाईपास करने का रास्ता, अफगानिस्तान को सेंट्रल एशिया तक डायरेक्ट एक्सेस मिल जाता, चीन के ग्वादर पोर्ट को स्ट्रेटेजिक जवाब मिलता। भारत ने क्या किया? 2003 से नेगोशिएशन शुरू की, 2016 में डील साइन की, इन्वेस्टमेंट का वादा किया। लेकिन फिर क्या हुआ? जैसे ही अमेरिका ने ईरान पर सैंक्शंस लगाए, भारत धीरे धीरे पीछे हटने लगा। ऑयल इंपोर्ट्स कम होने लगे, इन्वेस्टमेंट स्लो होने लगा, प्रोजेक्ट डील डिले होने लगी। भारत ने ऑफिशियली कहा हम सैंक्शंस का सम्मान करते हैं। भारत अमेरिका के सेकेंडरी सैंक्शन से डर गया। आज चाइना ओपनली ईरान में इन्वेस्ट कर रहा है। 25 साल का चाइना ईरान स्ट्रेटेजिक पैक्ट रहा है। बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट बन रहे हैं और भारत धीरे धीरे साइडलाइन हो रहा है। सवाल ये है, अगर भारत एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनमस पावर है तो फिर ईरान जैसे पुराने पार्टनर को क्यों छोड़ा? अमेरिका पर बढ़ती निर्भरता दोस्ती या मजबूरी? Millions around the world in different time zones are with us today. They are witnessing history in the making. आज भारत अमेरिका के रिश्ते को ऐसे दिखाया जाता है बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, लेकिन डिप्लोमेसी में फ्रेंडशिप नहीं, इंटरेस्ट चलता है। टैरिफ और ट्रेड प्रेशर बढ़ रहा है। ट्रंप एरा टैरिफ लग रहे हैं, H1B1 वीजा पर रिस्ट्रिक्शन कर रहे हैं, स्टील एल्युमिनियम ड्यूटीज पर टैरिफ लगा रहे हैं, ट्रेड डेफिसिट प्रेशर बढ़ रहा है। हर बार भारत के साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भारत डिफेंसिव मोड में दिखा। रूस से तेल और अमेरिकी असहजता। जब भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदा, US अनहैप्पी रहा।
EU अनहैप्पी रहा। भारत ने कहा नेशनल इंटरेस्ट फर्स्ट, लेकिन पेमेंट मैकेनिज्म फेल रहा, इंश्योरेंस प्रॉब्लम आई, वर्ल्ड के साथ शिपिंग प्रेशर बढ़ाया गया। साफ दिखता है भारत अमेरिका से पूरी तरह टकराने की स्थिति में नहीं था। तो सवाल, क्या यह पार्टनरशिप है या स्ट्रेटेजिक डिपेंडेंस? पाकिस्तान और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की हकीकत। आज सबसे इमोशनली और सेंसिटिव मुद्दा रहा पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान 2016 में उरी अटैक करवाया, 2019 में पुलवामा अटैक किया, बाद में बालाकोट स्ट्राइक की, देश के अंदर अशांति फैलाई। बाद में क्या हुआ? मैसिव सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग नैरेटिव। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर क्या हुआ? रियलिटी चेक करते हैं, यूएन में कोई खुला समर्थन नहीं मिला। FATF में पाकिस्तान को इवेंचुअली ग्रे लिस्ट से बाहर किया गया। OIC में भारत की जगह पाकिस्तान नैरेटिव डोमिनेट किया गया। यहाँ तक कि चाइना ओपनली पाकिस्तान के साथ रहा, टर्की ओपनली पाकिस्तान के साथ था। भारत डिप्लोमेसी आइसोलेट में नहीं है, लेकिन डिप्लोमेसी डोमिनेंस भी नहीं है। पड़ोसी देश और चीन की बढ़ती पकड़। नेपाल संविधान विवाद रहा, वहां पे ब्लॉकेज मेमोरीज रहा, चाइना ने जानबूझकर इंटरफेयर किया। और बांग्लादेश में NRC और CAA एंजाइटी देखने को मिली, एंटी इंडियन सेंटिमेंटल देखने को मिला, ट्रेड इन बैलेंस इशू देखने को मिला। अब श्रीलंका की बात कर लेते हैं तो वहां डेथ क्राइसिस रहा, चाइना ने पोर्ट पर पूरा कब्जा जमा लिया। इंडिया अब भी रिएक्टिव मोड में है। एक समय था जब नेबरहुड फर्स्ट था, आज सवाल है नेबरहुड में इंडिया फर्स्ट है या चाइना? तो दोस्तों निष्कर्ष बहुत सिंपल है, भारत कोई कमजोर देश नहीं है, कोई फेल्ड स्टेट नहीं है। लेकिन क्या भारत अभी वैश्विक शक्ति है? नहीं। क्या भारत रीजनल पावर है? हाँ, लेकिन कॉन्टेस्टेड। विश्व गुरु कोई ओवरनाइट स्टेटस नहीं होता, यह बनता है कंसिस्टेंस डिप्लोमेसी से, नेबरहुड के ट्रस्ट से, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी से, इकोनॉमिक्स स्ट्रेंथ से। आज भारत एक वर्क इन प्रोग्रेस पावर है, ना कि सुपर पावर जो भाषणों में दिखाई जाती है। और सवाल ये नहीं है कि भारत कब विश्व गुरु बनेगा, सवाल ये है क्या हम सवाल पूछने की आज़ादी बचाए रखेंगे या सिर्फ तालियां बजाते रहें।